हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीना नॉलेज पे। और दोस्तों आज देखेंगे बेसिक टू एडवांस प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों वैसे एडवांस प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में छूट जाते हैं, तो वो उन सब प्रश्नों को भी छोड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे देख कर जो है क्लियर कर लेना है, क्योंकि बेसिक यहाँ पे आपको ये तो प्रश्न दिख रहा होगा बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी एडवांस प्रश्न देखने को मिलेगा कि जो आपसे छूट जाता है एग्जाम में। तो इसको देखने के बाद आपका एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो कभी नहीं छूटेगा। आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? देखिए दोस्तों, अगर हम संगीत के मुख्य अंगों की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संगीत की हम बात करेंगे ना, तो भाई भारतीय संगीत का जो महत्वपूर्ण जो अंग हो जाता है वो अंग आपका हो जाता है कौन सा? गायन भी होगा, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भारतीय संगीत में जो मुख्य जो अंग हो गए वो आपके हो गए उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे तीनों है, गायन, वादन और नृत्य भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, बस कुछ प्रश्नों के बाद आपको एडवांस प्रश्न भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है इन सबों को भी करते चलिए और साथ ही साथ जो है आप लोग सेशन में मॉक टेस्ट जो है देते चलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आप लोग जवाब कमेंट करते चलिएगा दोस्तों कि किसका कौन सा क्या जवाब है, अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, चलिए तो संगीत रत्नाकर के रचयिता की अगर हम बात करेंगे तो इस ग्रंथ की हम पहले बात करें तो 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई है दोस्तों। 13वीं शताब्दी की ग्रंथ ये मानी जाती है संगीत रत्नाकर। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 7 अध्याय है भाई, और 7 अध्याय होने के कारण ही इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न है कि इसके रचयिता के बारे में, तो रचयिता जो इसके हो जाएंगे वो आपके पंडित सारंगदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पंडित सारंगदेव। अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। नंबर 3 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी देशों में जो है संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? देखिए हमने देखा दोस्तों कि भारतीय में कि गायन, वादन और नृत्य तीनों आ रहा है, लेकिन हमारे अगर पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक या हम पाश्चात्य संगीत की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब रहने वाला है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका भी जवाब होगा, क्योंकि वहाँ पे केवल गायन और वादन होता है, नृत्य वहाँ पे नहीं किया जाता, इसलिए हमारा जो है पाश्चात्य संगीत के लिए हमारा क्या जवाब होगा? गायन और वादन। तो भी आपके इस लिहाज से जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भारतीय में कितना था? 3 था, क्योंकि वहाँ पे नृत्य भी आपके शामिल थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? देखिए भाई कर्नाटकी संगीत एक है आपकी, ठीक है, कर्नाटकी संगीत है पहला, तो ये हो गया, और दूसरा आपका हिंदुस्तानी संगीत है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत। तो इसी कर्नाटकी संगीत को दोस्तों दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति, और ये आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके कितने मुख्य जो है आपके 2 प्रकार की संगीत पद्धति है हमारे भारत में प्रचलित है। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? देखिए आप लोगों को अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर आप लोग जीना नॉलेज सर्च कीजिएगा तो वहां भी आपको आ जाएगा, मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए डिटेल्स क्लास अगर समझनी हो, अगर अच्छे से एक्स्ट्रा बात भी समझनी हो तो आप लोग क्लास को देखिएगा। अगर आपको केवल उत्तर और आंसर ही देखना है तो भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी संगीत पद्धति। देखिए दोस्तों सेशन आपको देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेशन में जो मैं एक्स्ट्रा जो बातें करवाता हूँ, एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स जो होते हैं उन सभी को भी कवर कर लेता हूँ, लेकिन आपके पीडीएफ में क्या होता है, बस रिलेटेड आपका जो होता है क्वेश्चन उसी का आंसर आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग एक बार जो है इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका अधिक से अधिक जो है प्रश्न सॉल्व हो, तो इसीलिए आप लोग सेशन जो है आप लोग देखा कीजिएगा सारे सेशन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला हमारा प्रश्न है संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है?
देखिए, संगीत की अगर हम विभाजन की हम बात करेंगे, तो विभाजन की अगर बात करें तो संगीत को मुख्यतः कितने भागों में, तो संगीत को मुख्यतः जो है आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, संगीत को कितने भागों में, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। चलिए अगर हम आगे बात कर ले, अगला हमारा जो प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम सामग्री, संगीत सामग्री, सबसे प्राचीनतम संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है। तो भाई वेद जो आपके, आप लोग जानते हैं कि 4 वेद है हमारे पास, 4 वेद हैं, और आपके 4 वेद हैं, और आपके कितने 6 शास्त्र हैं, 6 आपके शास्त्र हो गए, और पुराण कितने हैं, 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 आपके पास क्या है, पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, यही प्रश्न जो है, तो संगीत सामग्री कौन से वेद, तो वेद हो जाएगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो सामवेद हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है दोस्तों भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, जनक वेद के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्या, जनक वेद। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, नाद के कितने भेद बताए गए। भाई नादों के अगर भेदों की अगर हम बात कर लेंगे, तो नाद के अगर भेद की हम बात किए तो नाद के कितने भेद हो जाएंगे, इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जवाब जो हो जाएगा नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नाद के जो भेद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि नाद के जो भेद हो गए, एक कौन सा हो जाता है, एक आपका हो जाता है आहत नाद, और दूसरा क्या हो जाता है, अनाहत नाद। ठीक है, आहत नाद का प्रयोग हम संगीत में करते हैं। अगर प्रश्न बनेगा कि किस नाद का प्रयोग संगीत में किया जाता है, तो आपको जवाब दे देना है आहत नाद का प्रयोग संगीत में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 9वां हमारा प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और एडवांस जो है आपका शुरू हो गया। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोला था कि प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप सारे प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ताल का ठेका जिस स्थान से प्रारंभ होता है, भाई ताल जब बजती है ना, जैसे धा धिन धा धिन धा, उसके बाद फिर विभाग बटा हुआ है धा तु ना। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका एक ताल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, सम होता है। तो ताल हम कहाँ से बजाते हैं, तो ताल हम यहीं धा से ही बजाएंगे। ठीक है, तो धा पे क्या होता है, तो धा पे सम होता है, पहले मात्रा पे सम होती है किसी भी ताल की, आप लोग जानते हैं। तो ताल का जो ठेका है जिस स्थान से बजना प्रारंभ हो उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे होता है भाई सम होता है, इसलिए जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 10वां नंबर का प्रश्न है, कायदा किस भाषा का शब्द है। भैया कायदा क्या होता है, कायदा जो है ये आपका किस पे बजता है, कायदा आपका तबले पे बजाया जाता है, कायदा रेला पलटा ये सब क्या है आपके तबले पे। तो ये आपको क्या होता है कि इसमें किस भाषा का शब्द है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भाषा पूछा जा रहा है, तो आपको भाषा बताना है कि भाषा कौन सा है, क्या फारसी है, उर्दू है, अफगानी है। तो इन्हीं में से एक जवाब है, इसलिए हम ऑप्शन को आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस भाषा में कायदा, तो कायदा का जो भाषा है दोस्तों वो आपका फारसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा फारसी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ठेके के विकसित रूप को किस नाम से जानते हैं। देखिए ठेके के विकसित रूप को किस नाम से, क्या पेशकार कहेंगे, गत कहेंगे, रेला कहेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे ना गत होगा ना रेला होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेशकार। पेशकार क्या होता है, पेशकार जो है वो ठेके का विकसित रूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठेका जो है आपका क्या हुआ, पेशकार है, पेशकार के नाम से जाना जाता है, उसी का जो होता है ठेका का जो होता है विकसित रूप होता है पेशकार। ठीक है, चलिए अगर थोड़ी जबान कभी लड़खड़ाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बस कोशिश रहती है कि आपको जो है फटाफट समझा दिया जाए और अच्छे से आपके माइंड तक सेट कर दिया जाए। तो ठीक है, आप लोग समझ पाए। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रायः एकल वादन में प्रारंभ में क्या बजाया जाता है। देखिए एकल वादन जो होता है वो उसमें प्रायः क्या बजता है। अगर प्रारंभ हम बजाना अगर शुरू करते हैं, एकल वादन अगर भजन शुरू होता है तो वो प्रारंभ में क्या बजाते हैं, क्या पेशकार, गत या फिर रेला। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा आपका रेला इसमें भी नहीं, गत इसमें भी नहीं, तो एकल वादन में प्रायः जो बजता है दोस्तों प्रारंभ में, उसका जो जवाब होगा, जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पेशकार बजता है। ठीक है, पेशकार उसको कहते हैं। आगे देखिए नंबर 13 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। नंबर 13 प्रश्न है दोस्तों कि गायन वादन में सम पकड़ने के लिए जिस बोल समूह का प्रयोग किया जाता है वह। ठीक है, देखिए गायन वादन जो होता है आपका, गायन और वादन की बात हो रही है। ठीक है, गान बजान जिसको कहते हैं, तो गायन वादन में जो है सम पकड़ना रहता है। सम को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। तो जो सम पकड़ने के लिए जिस बोल समूह का जो हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं उठान। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उठान। गायन वादन में सम पकड़ने के लिए जिस बोल समूह का प्रयोग किया जाता है उसको उठान कहा जाता है।
ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि परण को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें है। भाई ये सब प्रश्न जो है आपसे छूट जाएंगे, अब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको मैं बिल्कुल करवा दूंगा। और दोस्तों जितने भी आपके जो है एडवांस जो पूछे जाते हैं म्यूजिक एग्जाम्स में, तो आपके वो सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम्स तक क्लियर मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है सेशन को देखते चलिए, जितना बैक सेशन करवाए हैं, पिछले सेशन भी जितना पड़ा हुआ है, आप लोग सारे सेशन को एक बार देख लीजिए, ताकि दोस्तों रिजल्ट जो है वो कहीं से चूके नहीं, रिजल्ट को हासिल करके ही मानना है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न है हमारा, परण को प्रचार में लाने का श्रेय किन्हें प्राप्त है। तो क्या कुदऊ सिंह है, नाना साहेब पांसे, अहमद जान थिरकुआ। तो जवाब इसका क्या होगा, इसका जो जवाब हो जाएगा, देखिए परण को प्रचार में लाने का जो श्रेय माना जाता है परण को, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, कुदऊ सिंह। ठीक है, परण को कुदऊ सिंह, तो आपको याद रखना है परण कुदऊ सिंह, यानी परण का प्रचार किसने किया, तो कुदऊ सिंह ने किया है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला हमारा प्रश्न है कि रेला को प्रचारित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। भाई ये क्या है, रेला। रेला ये भी आपके कहाँ तबला पे देखने को मिलता है। तो रेला की अगर हम बात करेंगे तो रेला का जो प्रचार प्रसार का श्रेय जो जाता है दोस्तों, वो किन्हें जाता है, तो ये आपके जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब पानसे। ये आपके कुदऊ सिंह परण के लिए, परण का प्रचार प्रसार, नाना साहेब पानसे रेला का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा हो जाता है नंबर 16। हमारा प्रश्न है, जब किसी बोल को 3 बार बजाने पर, ठीक है भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 बार बजाया जाए तो आप लोग डायरेक्ट ये मत समझ लीजिएगा कि इतना ही पढ़ के देखिए, अगर फुल आपको लिखा हुआ मिले, कहीं पूरा सेंटेंस लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा सेंटेंस पहले पढ़िए। जब किसी बोल को 3 बार बजाने पर अंतिम धा सम पर आए, भाई इतना अगर आप पढ़ लिए फुल, तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्या करना है कि इसका उत्तर क्या देना है। देखिए उत्तर इसका जो हो जाएगा 16 नंबर का जो उत्तर हमारा हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा तिहाई। ठीक है, उसमें तिहाई हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको ध्यान देना है किसी बोल को क्या कर रहा है, 3 बार बजा रहा है, और हमें इतना आगे जो है फंसाने के लिए धा पर सम आए। ठीक है, तो भाई धा पर तो सम बिल्कुल आना ही है, वो तो आएगा। तो जब धा पर जो सम आए तो तिहाई, क्योंकि तिहाई में 3 बार बजाया जाता है, बोल समूह को 3 बार बजाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जब भी सम आएगा ना तो वो धा पर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, उसको तिहाई कहेंगे। तो जब किसी बोल समूह को 3 बार बजाया जाए और अंतिम धा जो है वो सम पर आ जाए तो वो तिहाई कहलाता है। तो कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, तिहाई कितने प्रकार के होते हैं। भाई तिहाई जो है उसके प्रकार अब पूछा जा रहा है। आप लोगों ने तिहाई जान लिया कि तिहाई क्या होता है, तो मैंने बता ही दिया आपको कि 3 बार बजाते हैं जिस बोल समूह को, और अंतिम धा पर जब सम आ जाए तो वही तिहाई होता है। यह कितने प्रकार बहुत दोस्तों, यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार, 2 प्रकार। यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकार अगर पूछ दे आपसे तो कौन कौन सा आपका प्रकार बताना है, तो 2 प्रकार के जो तिहाई है वो आपको बताना है, एक दमदार तिहाई और बेदम तिहाई। ठीक है, दमदार, ठीक है, दमदार तिहाई, दमदार तिहाई, और अगला है बेदम तिहाई। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के तिहाई हो गए। एक दमदार जिसमें कि क्या होता है, रुक रुक कर बजाते हैं, और बेदम जिसमें कि लगातार बजाते रहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न है क्या, 18 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, चक्रदार के कितने भेद होते हैं। भाई चक्रदार पूछा जा रहा है, तो चक्रदार जो है, चक्रदार के अगर भेदों की बात कर लेंगे तो चक्रदार के भेद हो जाएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और मैं इसका बताता हूँ। भेद इसके हो जाएंगे 3 दोस्तों। देखिए 3 तो हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है साधारण चक्रदार। ठीक है, साधारण चक्रदार, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, मैं सारा कुछ जो है इसीलिए मैं डिटेल से करवा रहा हूं। तो साधारण चक्रदार, दूसरा क्या होगा, फरमाइशी चक्रदार। ठीक है, फरमाइशी चक्रदार, और अगर आगे देखेंगे तो एक और हो जाता है आपका कमाली चक्रदार। ठीक है, तो ये आपके चक्रदार के भेद हो गए। तो चक्रदार के अगर भेदों की बात करेगा तो आपको बता देना है चक्रदार के 3 भेद। ठीक है, जिसमें कि आपको एक साधारण चक्रदार, दूसरा फरमाइशी चक्रदार, और तीसरा क्या हो जाएगा, कमाली चक्रदार। चलिए अब देख लेते हैं आगे जो है अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का क्या पूछ रहा है, साधारण चक्रदार का एक चक्र कितनी मात्राओं का होता है। भाई ये चक्रदार के प्रकार है साधारण चक्रदार, तो उसका जो है आपका क्या पूछ रहा है कि उसका जो एक चक्र होता है ना भाई, एक चक्र, उसको वो जो है कितनी मात्राओं का होता है, 28, 26, 27, कितनी मात्रा। तो दोस्तों मैं इसका मात्रा बता दूं, इसका मात्रा हो जाएगा 27 मात्रा का होता है। ठीक है, मात्रा इसमें 27 हो जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है 16 जो आपके होते हैं वो हो जाता है आपका मात्रा का बोल हो जाता है, 16 मात्रा का बोल हो जाता है। भाई आपको याद रखना है 16 उसमें मात्रा के बोल होते हैं, और बच गया कितना 11, तो 11 मात्रा इसमें तिहाई के होते हैं। ठीक है,
11 जो होता है आपका 11 मात्रा वो किसका हो जाता है, तिहाई के। तो इसलिए इसमें साधारण चक्रधार में टोटल कितने माने जाते हैं, 27 माने जाते हैं, जिसमें 16 मात्रा आपके बोल का और 11 मात्रा तिहाई का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो गया, 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखेंगे कि किस ताल के साथ लग्गी का प्रयोग अधिक होता है। भाई देखिए, वैसे तो और तालों के साथ भी होता है, लेकिन अधिक के बारे में हमको बताना है कि किस ताल के साथ जो है लग्गी का प्रयोग जो है वो अधिक होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको हो जाएगा, देखिए दादरा की हम बात करेंगे तो दादरा के साथ भी होता है, और आपके बात कर लेंगे कहरवा के साथ भी होता है। तो इन दोनों ताल के साथ जो है लग्गी का प्रयोग जो है आपका अधिक होता है। तो दादरा और कहरवा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादरा और कहरवा ताल। दादरा आपका कितने मात्रा का, 6 मात्रा का, कहरवा कितना मात्रा, 8 मात्रा। विभाग दोनों में दोस्तों कितने होते हैं, दोनों में 2-2 विभाग होते हैं। एक पे आपका क्या 5 पे आपका खाली माना जाता है और दूसरे पे क्या माना जाता है, दूसरे में आपके 4 पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब हो जाएगा, क्योंकि दादरा और कहरवा ऐसे ताल हैं जिनके साथ लग्गी का प्रयोग जो है दोस्तों अधिक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले, यानी बड़ी जो ताल होती है और लंबी ताल, बड़ी कह लें या लंबी कह लें, तो बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे जो बोल समूह होते हैं ना भाई, छोटे छोटे जो बोल समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसका जवाब देना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं उसका जवाब हो जाएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि लग्गी के बारे में, तो वही लग्गी कहलाता है, वही लग्गी आपका कहलाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे बोल समूह को लग्गी कहते हैं भाई, ठीक है, उसको लग्गी कहते हैं। और यही लग्गी का प्रयोग जो है आपके किसमें, किसके साथ, दादरा और कहरवा ताल के साथ जो है ज़्यादा जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, मार्गी तालों की संख्या कितने हैं। भाई सारंगदेव ने बताया है अपने संगीत रत्नाकर में तालों की संख्या, देसी ताल और मार्गी तालों के बारे में बताया है। तो हम बात कर लेंगे कि मार्गी तालों के बारे में। तो मार्गी ताल की संख्या फिलहाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मार्गी तालों की संख्या कितनी है। तो मार्गी ताल की अगर हम बात करें तो मार्गी तालों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, और देसी तालों की संख्या जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त आप लोग। देखिए 5 है तो कौन कौन सा हो जाता है, एक आपका हो जाता है चंचपुट, ठीक है, चंचपुट ताल, ये आपका ट हो गया। आगे देखिए अगला क्या हो जाता है, चाचपुट, ठीक है, ये हो जाता है आपका दूसरा हो गया चाचपुट। और अगला क्या हो जाता है, सट पिता पुत्रक, ये आपका सट पिता पुत्रक, सट पिता पुत्रक। और क्या हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा फिर समयक वेष्टक, समयक वेष्टक, ठीक है, ये आपका होगा चौथा समयक वेष्टक। दोस्तों दरअसल आप लोग जो है लिखावट पे मत जाइएगा, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसमें जो है लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए राइटिंग जो है अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो हम बताएंगे, यहाँ पे जो एक और ताल जो बच गया आपका, वो उसको कहते हैं उद्घट। क्या कहते हैं उसको, उद्घट कहते हैं, उद्घट। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए। कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक आपका हो गया चंचपुट हो गया, और एक हो गया आपका चाचपुट हो गया, और एक आपका हो गया पिता पुत्रक, ठीक है, सट पिता पुत्रक, और आपका हो गया समयक वेष्टक, और 5वां हो गया उद्घट। तो ये आपके 5 प्रकार के ताले हैं, कौन सी, तो मार्गी ताले हैं। नोट कर लीजिएगा जितना मैंने कहा है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जिस क्रिया में ध्वनि न किया जाए उसे क्या कहते हैं, क्या सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया या आसन्न क्रिया। तो क्रिया कौन सी क्रिया कहेंगे, देखिए क्रिया की अगर हम बात करेंगे, क्रिया तो क्रिया की बात करें तो क्रिया कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है सशब्द क्रिया और दूसरा होता है निशब्द क्रिया, 2 प्रकार के। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस क्रिया में ध्वनि न किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो भाई ध्वनि नहीं करेंगे यानी कि क्या होता है, मात्राओं को गिनते हैं ना भाई, वही तो क्रिया होती है। मात्राओं को गिनना जो है आपका संगीत में वही तो क्रिया कहलाती है। तो एक होता है आपका क्या, हाथ हिलाकर केवल गिन दिया जाता है, ध्वनि नहीं करते हैं उसमें, तो वही क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को आपका निशब्द क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ध्वनि नहीं किया जाता है, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाथ हिलाकर दोस्तों क्या करते हैं, मात्राओं को गिन लेते हैं, तो वो आपका क्रिया निशब्द क्रिया के नाम से जाना जाता है। और जिसमें कि आपके बोलकर, जैसे कि ताली देकर जो आप गिनते हैं मात्राओं को, वो आपके सशब्द क्रिया के अंतर्गत में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने मार्ग बताए गए हैं।
देखिए मार्गों की अगर हम बात कर ले तो नाट्य शास्त्र के अनुसार एक है आपका बताया गया है, एक अलग मार्ग बताया गया है। संगीत रत्नाकर के अनुसार अगर बात कर लें तो उसमें अलग मार्ग बताया गया है। तो दोनों ने जो है 2 प्रकार से अपने-अपने अनुसार से माने हैं। तो यहाँ पे जो हम नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर भरत के अनुसार देखें तो भरत ने कितने मार्ग बताए हैं? भरत ने 3 मार्ग बताए हैं। ठीक है? भरत के हिसाब से देखेंगे तो भरत ने 3 मार्ग बताए हैं। कौन-कौन से? एक आपका हो जाएगा चित्र मार्ग, ठीक है? एक आपका हो जाता है चित्र मार्ग, दूसरा क्या हो जाता है? वार्तिक, दूसरा हो जाता है आपका वार्तिक मार्ग और तीसरा क्या हो जाता है आपका? दक्षिण मार्ग, ठीक है? ये आपके मार्ग हो गए 3 प्रकार के। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार मार्ग कितने बताए गए हैं? देखिए, अभी मैंने बताया कि वो आपके 3 प्रकार थे, किसके अनुसार? भरत के अनुसार। लेकिन संगीत रत्नाकर में सारंगदेव के अनुसार अगर हम देखेंगे, ठीक है? सारंगदेव, आपको याद रखना है, सारंगदेव के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सारंगदेव ने जो है दोस्तों 4 प्रकार के मार्ग बताए हैं। संगीत रत्नाकर में 4 प्रकार के, ठीक है? इसमें आपका जो हो जाता है, एक आपका ध्रुव बढ़ जाता है, बाकी सब वही रहता है। ठीक है? इन्होंने बताया है ध्रुव मार्ग, चित्र मार्ग, चित्र मार्ग और क्या बताया है इन्होंने? वार्तिक मार्ग, ठीक है? वार्तिक मार्ग और क्या बताया है? एक आपका चौथा जो हो जाएगा दक्षिण मार्ग। तो मार्ग आपको याद रखना है 3 और एक जो चौथा जोड़ लेना है वो संगीत रत्नाकर के हिसाब से ध्रुव, इसने ज़्यादा बताया है। ठीक है? देखिए इसमें अगर लघु कला की बात करेंगे तो ध्रुव में आपके 1 लघु कला होते हैं, चित्र में आपके 2 लघु कला होते हैं। ठीक है? अगर वर्तिक की बात करेंगे तो इसमें 4 लघु कला होते हैं। कितने? 4 लघु कला। अगर हम दक्षिण की बात कर लेंगे तो इसमें 8 लघु कला होते हैं। ठीक है? तो ये लघु कलाओं की मात्रा है, आपके मार्गों की लघु कला हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? 26 नंबर का प्रश्न है कि सारंगदेव ने पानी को क्या कहा है? भाई पानी को क्या कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सारंगदेव ने पानी को क्या कहा है? देखिए पानी की अगर हम बात कर लेंगे तो पानी को कहा है, भाई क्या कहा है? ग्रह कहा है, अस्वर कहा है, मूर्छना क्या कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी को सारंगदेव ने ग्रह कहा है। अगर आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संगीत रत्नाकर में पानी को क्या कहा गया है, तो भाई संगीत रत्नाकर हो या सारंगदेव हो, क्योंकि ग्रंथ उन्हीं का है और उसके लेखक सारंगदेव हैं, तो ग्रह कहा गया है। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है कि भरत मुनि ने मार्गी तालों की मुख्य कितनी जातियां बताई हैं? भाई मुख्य कितनी जातियां बताई है मार्गी तालों की? तो मार्गी तालों की अगर हम जातियों की अगर हम बात कर लेंगे, किसके हिसाब से? भरत के हिसाब से। तो अगर आपके नाट्य शास्त्र के हिसाब से तो मार्गी तालों की जो संख्या हो जाएगी, जातियां जो हो जाएगी वो आपके 2 जातियां हो जाएगी। एक आपका कौन सा हो जाता है? एक आपका चतुस्र जाति, एक आपका हो जाता है चतुस्र जाति और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है त्रयस्र जाति। ठीक है? त्रयस्र, याद रखना है त्रयस्र जाति। तो 2 प्रकार के ये आपके क्या हो गए? भरत मुनि के मार्गी तालों की मुख्य जाति हो गई। आगे देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि पात को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भाई पात, ठीक है? पात जो है आपके, पात को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो पात को अभी अगर हम बात कर लेंगे तो भरी के नाम से भी जाना जाता है। और पात का मतलब अगर हम जानेंगे तो पात का मतलब होता है, इसका जो अर्थ अगर पूछे कि पात का अर्थ क्या है, तो हमारा आंसर बदल जाता। तब हमें भरी नहीं, तब हमें गिरना लगाना पड़ता। लेकिन किस नाम से जाना जाता है? तब भरी के नाम से जाना जाता है। उसका अर्थ क्या होता है? तब अर्थ उसका गिरना होता है। ठीक है? पात का मतलब होता है गिरना। तब आंसर बदल जाता, अभी आंसर बदला हुआ है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर में देसी तालों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए देसी ताल, ताल कितने प्रकार के बताए थे? तो सारंगदेव ने बताया आपके 2 प्रकार के, एक मार्गी ताल और दूसरा आपका देसी ताल। जो कि मार्गी ताल जो है गंधर्वों द्वारा प्रयोग किया जाता है और देसी ताल जो है आपके जन मनोरंजन के लिए, ठीक है, जन मनोरंजन के लिए आपका प्रयोग होता है। तो ये आपको देखना है कि जन मनोरंजन यानी कि हम साधारण मनुष्यों के लिए जो होता है देसी ताल का प्रयोग होता है। तो इसकी संख्या पूछा जा रहा है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या दोस्तों हो जाती है 120। ठीक है? तो संगीत रत्नाकर में देसी तालों की संख्या 120 बताई गई है। मार्गी तालों की संख्या की हम बात करेंगे तो मार्गी ताल कितने हैं? 5 हैं। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने ग्रह बताए गए हैं? नाट्य शास्त्र में अगर हम ग्रहों की बात कर लेंगे, ठीक है,
तो नाट्य शास्त्र में ग्रह की बात कर लेंगे दोस्तों। ग्रह, ग्रह क्या होता है जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग फटाफट, क्योंकि बहुत बार ये सब चीजें जो है हमने रिवीजन करवाया आप लोगों को, तो आप लोग को सबको पता होगा कि ग्रह क्या होता है। देखिए हम ग्रहों की बात कर ले कि नाट्य शास्त्र में कितने ग्रह बताए गए हैं। अगर ग्रहों की बात करें तो नाट्य शास्त्र के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ग्रहों की संख्या 3 बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका, ग्रहों की संख्या 3 हो जाएगी। कौन कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है आपका समपाणी ग्रह, ठीक है, समपाणी ग्रह, समपाणी ग्रह। अगला क्या होता है? अगला होता है अवपाणी ग्रह, अवपाणी, अवपाणी ग्रह, ठीक है। और आगे एक और क्या हो जाता है आपका? एक, हाँ बिल्कुल, ऊपरी पाणी ग्रह, ठीक है, ऊपरी पाणी, ऊपरी पाणी ग्रह। तो ये आपके 3 प्रकार के ग्रह बताए गए हैं भारत के द्वारा। किस ग्रंथ में? तो नाट्य शास्त्र में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समपाणी ग्रह, आपका अवपाणी ग्रह और ऊपरी पाणी ग्रह, ये ग्रहों के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके जो है आज के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और आपके जो जितने भी सेशन आएंगे वो सारे महत्वपूर्ण सेशन ही आएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को अभी तक अगर दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जितने भी प्रश्न आए वो सारा का सारा प्रश्न आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग मुझे दोस्तों आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा है। और हम दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ और नए जोश और एनर्जी के साथ। जब तक आप अपनी जोश और एनर्जी को बनाकर रखिए, पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।